पहला पॉइंट ये बताया गया आपको कि जो भी सॉलिड होते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जिसके कारण ये टाइटली पैक रहते हैं या इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेकंड पॉइंट है सॉलिड पार्टिकल हैज़ वेरी स्मॉल इंटरस्टिशियल स्पेस, सो इट नॉट बी कंप्रेस। मीन्स इंटरस्टिशियल स्पेस का मीन्स ये होता है, अगर हम पार्टिकल्स को अरेंज करें, पार्टिकल को पास पास ले आएँ, तो चाहे पार्टिकल्स को हम जितना भी पास ले आएँ, कुछ स्पेस ऐसा होता है जिसको हम दोबारा कवर नहीं कर सकते। उस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। जो फ्री रह जाता है या जिसको कवर हम नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसमें ये इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण जो सॉलिड हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स उनको हम दबा नहीं सकते। नेक्स्ट, सॉलिड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का वॉल्यूम एंड शेप दोनों डेफिनेट होता है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं सॉलिड के, जैसे ब्रिक, कॉइन, आयरन बार, बनाना, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा लिक्विड है। जैसे मैंने बताया था कि मैटर के दो पार्ट होते हैं, रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो सब रिजिड में आते हैं, फ्लूइड में लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड और गैस की भी थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। जो लिक्विड भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। लिक्विड पार्टिकल हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बट लेस देन सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन ये सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। इसी कारण जो हमारे जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं, जबकि सॉलिड हमारा फ्लो नहीं करता है। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है इन लिक्विड इंटरस्टिशियल स्पेस इज मोर देन सॉलिड, सो इट कंप्रेस। मीन्स इसका ये हुआ कि जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स में इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत ही कम होता है, इसी कारण हम उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस नहीं होते, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप का मीन्स यहाँ पर ये होगा, डेफिनेट वॉल्यूम का मीन्स ये हुआ कि जैसे मानिए मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर को अगर मैं बकेट में रखूँगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा बकेट जैसा। अगर उसी 1 लीटर वाटर को मैं ग्लास में रखूँगा तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप इनडेफिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, ब्लड, हनी, वाइन, वाटर, ये सब इसके लिक्विड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लास्ट में बात करता हूँ गैस के लिए। तो गैस क्या होती हैं? गैस भी हमारे टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। अब कहा जाए इन पार्टिकल्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है? होता तो है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, निग्लेजिबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते या इसी कारण गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं जो हमको दिखते भी नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। गैस का वॉल्यूम और शेप भी इंडेफिनिट होता है। एग्जाम्पल्स, एयर, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सॉलिड के मैटर के पार्ट। ठीक है, जिसमें से हमको मेन जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, और सॉलिड में जो हमको पढ़ना है, सॉलिड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। सॉलिड पे हमारे 2 टाइप के होते हैं। इसमें कौन कौन से सॉलिड होते हैं? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पॉइंट होता है? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल अरेंज इटसेल्फ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो इट हैज़ ओन शेप। इसमें बताया जा रहा है, जैसे आपको बताया गया था कि कोई भी थिंग हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें पार्टिकल्स अपने आप को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज कर रहे हैं, इसलिए वो अपना एक शेप बना रहे हैं। इट हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट एंथैल्पी। इनका मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी भी फिक्स होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जैसे हम कोई सॉलिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने NaCl ले लिया। NaCl जैसे हमको मिलेगा तो NaCl, NaCl, NaCl एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में लॉन्ग, ये हमारा एक लॉन्ग ऑर्डर चलता हुआ जाएगा। NaCl, 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 इस तरह से एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है एनआइसोट्रॉपिक।
एनाइसोट्रॉपिक, ये जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हमारे एनाइसोट्रॉपिक में आते हैं। अब एनाइसोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है? एनाइसोट्रॉपिक के बारे में ये बताया जाता है कि जैसे मानिए कि हमने जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में बताया था। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या होता है? NaCl NaCl NaCl, फिर उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन से NaCl NaCl, इस टाइप से हमारा क्रिस्टल बना होगा। तो अगर हम इसमें हॉरिजेंटली जाते हैं तो हॉरिजेंटली जब इसमें हम जाएंगे तो देखेंगे तो कि इसका NaCl के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और निकल के आएगा। लेकिन जब हम इसमें वर्टिकल लाइन में जाएंगे तो हमको Na रिपीट करेगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और निकल के आएगा। तो यही चीज़ होती है एनाइसोट्रॉपिक। अगर हम इसके किसी भी एंगल में जाएंगे तो इसका हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बदल जाएगा। यही एनाइसोट्रॉपिक को शो करता है। इन्हीं कारण ये जो क्रिस्टल होते हैं इनको ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए, एग्जाम्पल में NaCl लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाए। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमॉर्फस सॉलिड। इनको हम सीडो सॉलिड भी कहते हैं। का जैसे पहला पॉइंट है नो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। सॉल्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। सॉल्ट रेंज ऑर्डर का मीन्स यहाँ पर ये हो गया जैसे हमको वहाँ पर क्रिस्टल जब एक दूसरे से जॉइंट मिलता है तो वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाता है। इसमें ऐसा कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मीन्स ये हुआ जब इनका कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही नहीं है तो अब इनके किसी भी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम जाएंगे तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम ही होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास। ग्लास को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं, रबर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सॉलिड में जो हमको मेन पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम थोड़ी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोगों को क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस बताया गया था। आज हम लोगों को बात करनी है या मेन टॉपिक जो पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा 4 टाइप में डिवाइड होता है। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? मॉलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक, नेटवर्क और कोवेलेंट। नेटवर्क और कोवेलेंट दोनों सेम होते हैं। अगर हम बात करें मॉलिकुलर सॉलिड, तो मॉलिकुलर सॉलिड भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है पोलर सॉलिड, दूसरा होता है नॉन पोलर, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इन तीनों में हम बात करते हैं फर्स्ट पोलर सॉलिड। तो पोलर सॉलिड क्या होता है? जब कोई एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट में एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो और एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, मींस एलिमेंट्स के बीच अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ये पोलर सॉलिड को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल HCl। HCl में H पार्शियल पॉजिटिव है, Cl पार्शियल निगेटिव है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोलर सॉलिड में आएंगे। इसी का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के बल लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये भी हमारा पोलर में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर में जैसे एग्जांपल लेते हैं H2, Cl2, N2। मींस जब एलिमेंट सेम होंगे, जब एलिमेंट सेम होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 आएगी। मींस इनमें कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये हमारे नॉन पोलर में चले जाएंगे। इसमें जो थर्ड पार्ट आता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड तो बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जैसे इसका एग्जांपल हुआ हमारा वाटर, आइस, मीन्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो तीन पार्ट हुए ये मॉलिकुलर सॉलिड के पार्ट हुए। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड हमारा नाम से क्लियर है, जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, CaCl2, ये आयनिक सॉलिड आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में हमारे सारे मेटल्स आ जाएंगे, Fe, Au, गोल्ड, सिल्वर, निकल। ठीक है, इनमें मेटालिक बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो जैसे हम लोगों को पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो होता क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और लूज़ किए हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, मेटल्स पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कैसे होते हैं? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज़ किए हैं, निकाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जो मेटल्स होंगे उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यही मेटल्स जो होते हैं पास आकर के
एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड की। तो जब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नेटवर्क का मीन्स ही हो गया कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, नेटवर्क जो वर्ड है यही शो कर रहा है कि अगर हम इनमें किसी पार्टिकल या किसी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो बहुत ही लार्ज यूनिट में होंगे। ठीक है, अब इनमें एग्जांपल हमारे कौन से, इनमें एग्जांपल में मेनली हमारे नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे हमारा हो गया डायमंड हो गया। अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल हो जाएगा ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है हमारा वो नॉन मेटल में नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिविटी ऑफ करंट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट। नेक्स्ट हम आगे इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल। अब क्रिस्टलाइन लैटिस और यूनिट सेल, आप लोगों के सामने 2 डायग्राम मैंने दिए हुए हैं, जिसमें एक क्रिस्टलाइन का है और एक एमॉर्फस का है। ठीक है, तो इनमें हमको जो पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन लैटिस और यूनिट सेल ये क्या होते हैं, तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज लैटिस स्पेस और क्रिस्टल स्पेस। मीन्स ये जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, आप जो जिसमें डॉट्स देख रहे हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट है। तो वो जब रेगुलर अरेंजमेंट करके जो एक स्पेस कवर कर रहे हैं, सारे डॉट्स देखिए मिल करके, छोटे छोटे डॉट्स मिलकर एक स्पेस कवर कर रहे हैं, उसी को कहा गया है लैटिस स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस स्पेस इज नोन एज यूनिट सेल। जो सारे डॉट्स मिल करके एक देख रहे हैं आप छोटे छोटे स्पेस कवर कर रहे हैं, और वही सारे स्पेस जो हैं, अगर हम स्पेस को बाहर से देखेंगे तो एक क्यूब की तरह दिखेगा, उसी क्यूब को हम कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। तो ये तो होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, अब बात करी जाए कि जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ये आप लोगों को दिए गए हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें जो ABC है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, और अल्फ़ा, बीटा, गामा एंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम दिए गए हैं कि किस किस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। हमारे जो होते हैं मेन 7 टाइप के होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सेल की, क्योंकि यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट है। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हमने आपको बता तो दिया यूनिट सेल क्या होता है, द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस स्पेस इज नोन एज यूनिट सेल। मीन्स जो स्मॉलेस्ट जो लैटिस स्पेस बन रहे हैं वही अपने आप को जब रिपीट कर रहे हैं तो वही रिपीट करके क्या बना रहे हैं, यूनिट सेल्स बना रहे हैं। तो यूनिट सेल अगर हम बात करें तो यूनिट सेल हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। पहला जो है वो है हमारा SCC, या इसी को हम PCC भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा BCC, बॉडी क्यूबिक सेल। थर्ड FCC, फेस क्यूबिक सेल। तो अगर हम बात करें पहला SCC क्या होता है, तो आपके सामने एक डायग्राम है, आप उसमें देख रहे होंगे कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो अगर किसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं SCC। मीन्स इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, केवल पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर पे, वो हमारा किस में जाएगा, SCC में। नेक्स्ट BCC में कहाँ क्या होता है, BCC में जो पार्टिकल्स होते हैं आप देख रहे होंगे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर में है। मीन्स जैसे आपका एक रूम हो गया तो रूम के एक सारे कॉर्नर्स होंगे और रूम का बॉडी वो होगा जिसमें आप बैठे होंगे, वो बॉडी होगी। ठीक है, तो अगर कॉर्नर्स के साथ पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं BCC। ठीक है, बॉडी क्यूबिक सेल। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है फेस क्यूबिक सेल, FCC। अब फेस क्या होता है, तो जो क्यूब होते हैं, क्यूब में टोटल 6 फेस होती हैं।
जो सारी वॉल्स हो गई वो फेस होंगी, रूफ बॉटम वो भी फेस में आएगा। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6। तो अगर पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ ईच फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एफसीसी। आप देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बीसीसी और एफसीसी की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीसीसी में क्या था? पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। एफसीसी में पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के यूनिट सेल हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे हमारा एससीसी बन रहा है, बीसीसी बन रहा है और एफसीसी बन रहा है, तो इसमें एक्चुअल में कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एससीसी में देखने से आपसे ये देखने पर आपको ये लगेगा इसमें 8 पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एससीसी में 1 पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा, बीसीसी में 2 पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे और एफसीसी में 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे कि एक्चुअल में कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ईच यूनिट सेल एंड एफसीसी। ठीक है, आज हमको ये पढ़ना है कि उन यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि एससीसी में 1 पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है, बीसीसी में 2 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं और एफसीसी में 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, if particle present at the corner show sharing between 8 unit cell. Second point, if particle present at the body center, that particle is completely used for that cell. Third point, if particle present on the face center show sharing between 2 unit cells. तो इन्हीं 3 पॉइंट से हम ये पता करेंगे कि यूनिट सेल में कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट सेल हम लोगों का कौन सा था? सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। कुछ इस टाइप का यूनिट सेल था हमारा, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते थे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल प्रेजेंट ओनली कॉर्नर, सो ईच कॉर्नर टेक 1/8 पार्ट ऑफ पार्टिकल। इसका मीन्स यहाँ पर ये हुआ, ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, तो ईच कॉर्नर पार्टिकल का कितना पार्ट ले रहा होगा? 1/8 पार्ट। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल हमारे कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 1। अब देख लेते हैं कि ईच कॉर्नर उस पार्टिकल का 1/8 पार्ट कैसे ले रहा है। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल्स के 2 फेस होते हैं, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। तो ये हम मानते हैं ये सी पार्टिकल का फ्रंट फेस है। तो फ्रंट जो इसका पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट से हम देखते हैं कितने यूनिट सेल के कॉर्नर ऐड हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो इसका फ्रंट पार्ट है, इसके फ्रंट पार्ट से 4 यूनिट सेल्स के 4 कॉर्नर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो पार्टिकल का फ्रंट जो पार्ट था वो 4 यूनिट सेल्स के 4 कॉर्नर्स के थ्रू कवर हो गया। इसी तरह पार्टिकल का ये जो पार्टिकल का बैक पार्ट है, तो अगर इस बैक पार्ट से देखें तो इसी तरह बैक पार्ट से 4 यूनिट सेल के 4 कॉर्नर कनेक्ट होंगे या जॉइंट होंगे। तो हमने यहाँ पर देखा पार्टिकल्स तो एक है, लेकिन उस पार्टिकल्स के फ्रंट और बैक से टोटल 8 यूनिट सेल्स के 8 कॉर्नर अटैच हो रहे हैं। 8 यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स उस पार्टिकल से अटैच हो रहे हैं। तो 1 यूनिट सेल का 1 कॉर्नर, इसमें से कोई भी एक यूनिट सेल ले लीजिए, उस यूनिट सेल का जो 1 कॉर्नर है वो उस पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही कैच कर रहा होगा। पार्टिकल 1 था, ठीक है, उस पार्टिकल के 2 फेस थे, एक फ्रंट एक बैक। फ्रंट फेस से 4 यूनिट सेल के 4 कॉर्नर्स अटैच हो रहे हैं। उसी तरह इसके बैक से भी 4 यूनिट सेल के 4 कॉर्नर अटैच हो रहे हैं। तो
एक यूनिट सेल का एक कॉर्नर उस पार्टिकल का 1/8 पार्ट गेन कर रहा होगा। इस तरह इसमें कॉर्नर्स कितने हो गए, कॉर्नर्स हुए 8, और हर एक कॉर्नर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है पार्टिकल का 1/8 पार्ट गेन कर रहा है। तो सारे कॉर्नर्स कितने पार्ट गेन कर रहे होंगे, 1/8 पार्ट ही गेन कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक कॉर्नर किसी न किसी पार्टिकल से जुड़ा होगा। तो हर एक कॉर्नर उस पार्टिकल का 1/8 पार्ट गेन कर रहा होगा। ठीक है, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। या हम ये भी देख सकते हैं, अगर ईच कॉर्नर 1/8 पार्ट गेन कर रहा है तो सारे 1/8 को हम ऐड करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक सेल एक्सप्लेन हुआ कि इसमें पार्टिकल टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बीसीसी। तो बीसीसी में क्या होता था, इसमें जैसे हमारा एक सेकंड पॉइंट था, इफ़ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर, जो स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बताए थे, उसका दूसरा पॉइंट था इफ़ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर इज़ कम्प्लीटली यूज फॉर दैट सेल। मीन्स ये हुआ कि अगर पार्टिकल बॉडी सेंटर कॉर्नर पे तो है, बॉडी सेंटर के अंदर है, ठीक है, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में रखा हुआ है, तो वो पार्टिकल कंप्लीट उस सेल के लिए यूज़ होगा। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ। तुमने बताया था एक रूम है, एक रूम जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रूम के जो कॉर्नर हो गए, जो कॉर्नर फ्री स्पेस कवर कर रहा है जिसमें हम और आप लोग बैठे हुए हैं, उसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर कहा जाएगा। तो अगर बॉडी सेंटर में कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो वो कम्प्लीटली उसी सेल के लिए यूज़ होगा, क्योंकि उस पार्टिकल को कोई अदर यूनिट सेल टच नहीं कर सकता। अगर टच कर सकता तो उस पार्टिकल का कोई कुछ ना कुछ पार्ट वो भी ले जाता, लेकिन इस पार्टिकल को केवल यही यूनिट सेल, करंट यूनिट सेल ही यूज़ कर सकता है। तो इसमें हम पार्टिकल्स देखते हैं। तो आप देख रहे हैं एक यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पर हैं। कॉर्नर्स के साथ साथ एक पार्टिकल कहाँ है, आया है, बॉडी सेंटर पर आया है, ठीक है। तो इसमें कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे, तो कॉर्नर्स के लिए तो हमारा पीछे वाला पॉइंट हो जाएगा 8 इंटू 1/8, ठीक है। और जो बॉडी सेंटर में पार्टिकल है वो टोटली हमने यहाँ पे कवर कर लिया है 1, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफसीसी की, लास्ट जो हमारा है एफसीसी। तो एफसीसी में हम थोड़ा सा एक बार फिर से एफसीसी को बता देते हैं। एफसीसी में क्या होता था, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते थे। हमारा जो स्टार्टिंग में थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट ये था, इफ़ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर शो शेयरिंग बिटवीन 2 यूनिट सेल। अगर पार्टिकल फेस सेंटर पर है तो वो 2 यूनिट सेल्स के बीच शेयरिंग शो करेगा, और अगर एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल्स के बीच शेयरिंग शो कर रहा है, और 2 यूनिट सेल में कहाँ शेयरिंग करेगा, अगर फेस पर पार्टिकल है तो दूसरे यूनिट सेल का फेस ही उसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल से कितने फेस टच हो रहे हैं, एक पार्टिकल से 2 यूनिट सेल के 2 ही फेस टच हो रहे हैं, तो एक फेस उस पार्टिकल का 1/2 पार्ट ही कवर करेगा। एक पार्टिकल है जो फेस के बीच में रखा हुआ है, दूसरा जो फेस है, दूसरे यूनिट सेल का जो फेस है वो उसको टच करेगा। एग्जाम्पल, आपका एक रूम है, रूम की सारी वॉल्स, रूफ और बॉटम ये सब फेस होते हैं। अगर मानिए कि आपने कोई बॉल या कोई एक पार्टिकल अपने वॉल के बीच रख दिया है, ठीक, उसी वॉल से आपने एक और रूम बना दिया है, तो उस रूम की अपनी वॉल होगी, तो उस पार्टिकल को यही 2 वॉल्स टच करेंगी। एक वो वॉल जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और एक वो वॉल जो अदर रूम की वॉल है, वही 2 इसको टच कर पाएंगी। तो एक वॉल उस पार्टिकल का हाफ पार्ट लेगा, इसी तरह दूसरी वॉल भी उस पार्टिकल का हाफ पार्ट लेगी। तो 2 फेस एक पार्टिकल से अगर जुड़े हुए हैं तो हर फेस उस पार्टिकल का 1/2
हाफ पार्ट ही गेन करेगी। देख लेते हैं। तो ये हमारा फेस यूनिट सेल था। इसमें देखिए पार्टिकल इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, सो 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट इन दिस यूनिट सेल। इसमें हमारे 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे ज़रा देखते हैं। ये यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पर हैं। कॉर्नर्स के बाद एक एक पार्टिकल हमने हर एक फेस पे भेज दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉर्नर्स के लिए तो हमारा पॉइंट सेम रहेगा 8 इंटू 1/8 प्लस फेस कितनी है 6, और एक फेस कितना कवर कर रहा है 1/2 पार्ट कवर कर रहा है। हर एक फेस 1/2 पार्ट कवर कर रहा है, मीन्स हर एक फेस पर हाफ पार्टिकल हैं। तो फेस कितनी है 6, हर एक फेस पर पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है हाफ। ठीक है, तो पार्टिकल्स टोटल कितने हुए 3 पार्टिकल्स हुए, क्योंकि हाफ पार्टिकल ईच फेस पर है। 6 फेस हैं तो 2 फेस मिल करके एक पार्टिकल गेन कर रही होगी, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 3। तो इसमें पार्टिकल्स कितने निकल के आएंगे 4, क्योंकि कॉर्नर्स के लिए 1/8 इंटू 1/8 और फेस के लिए 3, टोटल पार्टिकल इसमें हो गए 4। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हर एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कोई